देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो होमवर्क जो है हमने कल आपको रिमाइंड करवा देता हूं मैं, क्योंकि क्लास की शुरुआत में सभी लोग वीडियो भी देखते हैं ना यूट्यूब में, तो हम लोग होमवर्क रिमाइंड करवा देते हैं। कल हमने एक तो क्लाइमेट चेंज का दिया था आपको, और बायोडाइवर्सिटी तो चल ही रहा है हमारा। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी की बात हम लोगों ने की थी, है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी की, खास करके एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात की थी। और इंडो चाइना रिलेशन, इंडो अफगान, इंडो श्रीलंका, इंडो बांग्लादेश, इंडो नेपाल, इंडो भूटान, तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में भारत का क्या रिश्ता है और इन दिनों में क्या डेवलपमेंट है। तो ये हमारा होमवर्क था, ठीक है। पुराने हमारे नोट्स जो आप लोग देखेंगे तो उसमें अपडेट कर दीजिएगा इस साल की चीज़ें उसमें जोड़ दीजिएगा, 1-2 साल की जो डेवलपमेंट है, तो पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहाँ से मिल जाएगा, बाकी नया जो चीज़ है वो इसमें जुड़ जाएगी। और पुराने लेक्चर्स आप देखेंगे तो पिछले सालों के आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे पड़ोसी देशों के साथ में। तो पुराने लेक्चर भी यहाँ से पीछे की तरफ से देखते हुए चले जाइए, तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये था। उसके अलावा बीच बीच में कुछ, जैसे क्लाइमेट फंड की बात आती है, जलवायु वित्त की बात आती है, क्लाइमेट फिनेंस, तो क्लाइमेट फिनेंस या क्लाइमेट फंड की बात आती है, तो ये अलग से नोट्स बनाई हैं इन चीज़ों का। जैसे क्लाइमेट फंड हुआ कि फिनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो लोग डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन लोगों ने बहुत कुछ तय कर लिया कि उनको 2030 तक क्या करना है, 2050 तक क्या करना है, तो टेक्नोलॉजी के मामले में उनको क्या क्या करना है। और साइंस एंड टेक उनका वैसे भी डेवलप है, तो R&D बहुत अच्छा होता है, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास आती है। तो दोनों मोर्चों पे वो जीत जाते हैं। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने में भी ग्रीन एनर्जी यूज़ करके एमिशन कम कर लेते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग वो ऐसे देशों में पहुंचा देते हैं जो डेवलपिंग नेशन है, जिनको ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ लेबर भी सस्ता होता है, बस कैपिटल लगाना होती है तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वहाँ पर, और वहाँ की सस्ती लेबर को यूज़ कर लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर लेते हैं। तो पोल्यूशन वहाँ पे होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और जो प्रोडक्ट निकल करके आते हैं एक्सपोर्ट होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो उनका हिस्सा हो जाता है, प्रॉफिट वो ले जाते हैं। तो जब आप प्रॉफिट ले जाते हो, टेक्नोलॉजी आपके पास है और आपने अपने यहाँ पे एमिशन कम कर लिया है क्योंकि आपने रिन्यूएबल कर लिया है, तो ये सब चीज़ें आपको डेवलपिंग नेशंस को या लेस डेवलप कंट्रीज़ को अवेलेबल कराना चाहिए। तो ये 3-4 मुद्दे हैं कि जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको पैसा उपलब्ध कराना, क्लाइमेट फिनेंस या जलवायु वित्त, ठीक है, या क्लाइमेट फंड जो बनते हैं, ग्रीन फंड जो बनते हैं, तो इन सब के माध्यम से उनको जो है पैसा उपलब्ध कराना। दूसरी चीज़, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना। आपके पास यदि कोई टेक्नोलॉजी आ गई है तो ग्लोबल वार्मिंग तो पूरी दुनिया का वर्ड ही लगा हुआ है ग्लोबल, तो पूरी दुनिया की समस्या है, तो एक जगह अगर गर्मी बढ़ेगी तो उसकी समस्या तो दूसरी जगह पे भी होगी, तो आपको मदद करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहिए। और तीसरा, मिटिगेशन और एडाप्टेशन, दोनों जो चीज़ है, मिटिगेट करने के लिए और एडाप्टेशन के लिए, दोनों के लिए पैसा लगता है, तो आपको अतिरिक्त पैसा देना चाहिए, क्योंकि आप तो एडाप्टेशन करके अपने आप को बचा लोगे, बट जिन कंट्रीज़ को ये भुगतना पड़ेगा वो तो विक्टिम कंट्री हैं, आप कल्प्रेट हो, आपने तो प्रॉब्लम खड़ी की है और उसका असर उनके ऊपर होने वाला है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको आप बचाएं। तो ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए अब टर्म्स आएंगी बहुत सारी, जैसे एफॉरेस्ट्रेशन करने के लिए आएगी, REDD+ वाला जो है वो फॉरेस्ट के मामले में आएगा, डेजर्टिफिकेशन वाली, ओशन एसिडिफिकेशन की बात आएगी, ओशन सेलिनेशन की बात आएगी, है ना, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। तो ये सब टेक्निक्स के नाम, प्रॉब्लम्स के नाम, उन सब की स्पेसिफिक टर्म्स है। तो उन सारी टर्म्स को इकट्ठा करो,
जो भी जलवायु परिवर्तन के लिए है, क्लाइमेट चेंज के लिए है, उन सब टर्म्स को इकट्ठा करो, उन सब के बारे में लिखो। सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स की टर्म्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। और थोड़ा सा स्पेसिफिक होना सीखो। मैंने अभी तक जो महसूस किया है, जो बच्चे तैयारी करते हैं वो बहुत जनरल है और उसको बहुत ही ऊपर सुपरफिशियल तैयारी होती है, डेप्थ में नहीं होती। उनकी प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन हाउस गैस जैसे 6 थी और 7वीं भी जोड़ दी और वाटर वेपर भी जोड़ दिया तो 8 हो गई। तो वो क्या करते हैं कि 5 लिख दी, कभी 4 आई तो 4 लिख दिया, या एक आध ऐसी जो गैस है जो ओजोन में और उधर डिप्लीशन में आती है तो उसको भी यहीं लिख दिया, और कैसे भी करके जोड़ तोड़ के आंसर बना लेते हैं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों से बचना चाहिए। थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के मामले में थोड़ा है ना कंफर्म हो जाइए और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आइए और सॉलिड आंसर लिखना सीखिए। यानी जो ग्रीन हाउस गैस है, सबसे पहले जो 6 घोषित हुई थी वो 6 को ग्रीन हाउस गैस लिखो, फिर 7वें नंबर पे फिर वाटर वेपर, ऐसा करके 8 लिखना है तो 8 ही लिखना है, ना तो 9 लिखना है ना ही 5 लिखना है। आ गया समझ? तो ये वाला परफेक्शन होगा तो आपको मुझे लगता है कि सबसे अच्छा कैंडिडेट माना जाएगा सिविल सर्विसेज के लिए। तो और जितने भी टर्म्स हैं, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो है सबसे बड़ा दुनिया में कार्बन सिंक कौन सा है, तो जैसे ओशन को मानते हैं हम लोग, फिर फॉरेस्ट को मानते हैं, तो ऐसे आपको लिखना आना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो है उसी को मानना है, फिर उसके बाद कौन आता है उसी को मानना है। फिर कार्बन ट्रेडिंग क्या है, तो जितने भी ट्रेंड में जो नाम चल रहे हैं, मिटिगेशन के प्रोग्राम हैं और चाहे वो एडाप्टेशन के प्रोग्राम हैं, जो चीज़ क्योटो प्रोटोकॉल में हुई वो सिर्फ क्योटो में हुई है। तो हमने स्टॉकहोम से शुरू करना है, 1972 स्टॉकहोम, और 1972 के स्टॉकहोम से शुरू करके फिर 10-10 साल में उन्होंने कहा हम बैठेंगे। तो 1982 में फिर वो बैठे नैरोबी में, बट वो ज़्यादा चर्चा में नहीं है क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन रियो डी जेनेरियो में 1992, तो रियो बोलते हैं उसको हम लोग। फिर 2002 में जोहान्सबर्ग में था, तो उसको हम रियो +10 बोलते हैं, रियो +10। फिर रियो +20, 20 साल बाद, मतलब रियो के 20 साल बाद, 1992 के 20 साल बाद, यानी कि 2012 में, तो वो फिर 2012 वाला आपको देखना है, ठीक है। फिर 2012 के बाद अभी 22 की बात आई, तो हर रियो यानी कि 1972 में ही तय हो गया था कि हर 10 साल बाद हम ये चीज़ करेंगे। और 1982 में फिर वो तय हो गया था कि सब लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाएंगे अपने यहाँ पे, सारे देश। तो सब देशों ने बनाया, हमने भी 86 में बनाया, वो सब तय हुआ था बहुत पहले। 72 में तय हुआ था कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और ये सब करना है, तो हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट 73 में बना दिया। तो जब भी कोई सबमिट हुआ तो उसमें आगे के प्रोग्राम तय हुए थे। तो आपको सीरीज में वो देखना है कि 10-10 साल में जो जो चीज़ें सम्मेलन हुए, जलवायु सम्मेलन हुए, कभी उसको पृथ्वी सम्मेलन बोला, कभी समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल दिया, कभी क्या बोल दिया, कभी क्या बोल दिया, लेकिन टर्म्स आई है, कभी एजेंडा 21 आया है ना। तो आपको इन सब का नोट्स बनाना है और सब का बने, तभी तो 100 पेज होंगे, तभी 100 पेज होंगे। किसी को भी बख्शना नहीं है, किसी के को भी लाइट नहीं लेना। और जो जिस प्रोटोकॉल में, जिस जगह पर, जिस डिक्लेरेशन में, जिस ट्रीटी में आया है, वही पॉइंट्स वहां होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर नहीं डालना, ध्यान रखें। जो प्रोग्राम, अगर आईपीसीसी की शुरुआत कहाँ से हुई ये आपको देखना पड़ेगा, यूएनएफसीसी की शुरुआत कहाँ से हुई वो आपको लिखना पड़ेगा। इधर उधर नहीं एडजस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। 2016 में पेरिस क्लाइमेट डील है और उसमें जो तय हुआ उसको आपको ग्लासगो में लेके नहीं आना है, या अभी 2021-22 में लेके केटोविस में या और किसी में ले जाके नहीं डालना है, उसी जगह पर रखना है। तो अगर आप ये क्रोनोलॉजी समझेंगे और इसी सीक्वेंस में करेंगे, अब ये क्रॉनिकल आप में जाओगे आप तो वहाँ पे भी यही मिलेगा। एनवायरमेंट का कोई नोट्स, क्लाइमेट चेंज का अगर पीडीएफ किसी टेलीग्राम से और किसी भी कोचिंग के नोट्स से और वहाँ से डाउनलोड करोगे उसमें भी यही मिलेगा। या एनवायरमेंट
इकोलॉजी की कोई मार्केट से बुक खरीद के लाओगे, है ना, तो स्पेशल बुक उसमें भी यही मिलेगा, सेम मिलेगा। बट हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इस वाले मामले में। हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और फिर एग्ज़ाम में जाके एक दूसरे में जा कर के लिख देते हैं, इसका उसमें लिख दिया, इस प्रोटोकॉल का उसमें लिख दिया, उसका उसमें लिख दिया, क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। तो इस बार थोड़ा सा कट्टर बनिए, रटिए चीज़ों को और रट करके उसी सेगमेंट में लिखिए जहाँ वो लिखना, एक भी चीज़ इधर उधर नहीं करना। इसको क्रॉस चेक कर लो, बिना देखे लिख करके एक बार देख लो, आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में पक्का हो जाएगा, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा वेटेज वाला पार्ट है, इसके साथ कभी मत खेलिए, खेलना नहीं है इसके साथ। हाँ, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शब्द है, उसके ऊपर कुछ लिखना है, वहाँ आप खेल सकते हैं, काफ़ी कुछ गुंजाइश होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी खेल जाइए आप चाहे तो, इकोनॉमी में है उसमें कि प्रकृति का बचाव करते हुए आपको विकास करना चाहिए। तो ये ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप अपने शब्दों से जादू बिखेर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ भी बिखेर नहीं सकते, क्योंकि जो हुआ है और जो तय हुआ है और जो सिग्नेटरीज ने तय किया है वो उस समय में किया है, मतलब वो उसी समय में किया है, आप अपनी मर्जी से एडिट नहीं करना। तो अभी बच्चे जो सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स खोते हैं, उनको नुकसान होता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो इंटर में चीज़ों को जोड़ देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, क्वालिटी नहीं है उसकी, मैटर की क्वालिटी नहीं है। और इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी सिटिंग लगानी पड़ेगी और बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक आध बार तैयार कीजिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, अगर इधर उधर जा रहा है तो ठीक करिए, फिर देख करके लिखिए, फिर बिना देखे लिखिए, फिर अगर ठीक है तो फिर उस पर सप्ताह भर बाद एक आध बार टेस्ट ले करके देखिए खुद का कि कितना आप उसको रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ये समझ में आई होगी। कुछ नई टर्म्स निकली हैं, क्योंकि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत लोग, करीब 1,500 के आसपास इंस्टीट्यूट होते हैं, 3,000 4,000 रिसर्चर्स होते हैं और इतने सारे 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। तो आईपीसीसी अपने आप में कोई ऐसी संस्था नहीं है कि उसके पास कोई अपॉइंटमेंट दे रखा हो उसने कई लोगों को, और वो दरअसल एक्सपर्ट्स जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्च पेपर हैं, उन सबको कलेक्ट करते हैं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर जिसने भी जो कुछ भी लिखा है उन सब मैटर को एक तरह से एडिटिंग करने का काम करते हैं, एडिटर है। तो आईपीसीसी एक एडिटर है जिसने बहुत सारे एक्सपर्ट जो है उनकी सहायता ली है। वो लोग समय समय पर कुछ चीज़ें सजेस्ट करते रहते हैं, वो बहुत काम की चीज़ है। उसमें से एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, वैसी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे मैं बताता हूँ, वेट बल्ब टेम्परेचर जो खूब चला पिछले 2 साल से करंट अफेयर्स में है और 1 साल से बहुत ज़्यादा है, खास करके इस बार जो हीट वेव्स आई थी और गर्मी के दिनों में जो लू चली थी और सड़कों पे लोग मरे हुए मिले थे, तो ये क्या था, तो इसको बोला उन्होंने हीट बल्ब टेम्परेचर। तो ये आईपीसीसी की रिपोर्ट में ही आया हुआ वर्ड है और कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट हैं जो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, उनका ये कंसेप्ट है। तो जाकर के पढ़िएगा इसके बारे में। वेट बल्ब टेम्परेचर एक ऐसा कंसेप्ट है क्लाइमेट चेंज के मामले में जो आने वाले समय में एक खतरे की घंटी है। किस लिए खतरे की घंटी है? देखिए क्या होता है कि जब हम धूप में काम करते हैं, तो धूप में जब हम काम करते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मी अगर ड्राई वाली है, ड्राई हीट है, तो ड्राई हीट में अगर आप 46 डिग्री पे भी सड़क पे काम करेंगे या धूप में काम करेंगे, खेत में काम करेंगे, तो हवा चलेगी और पसीना सूखता जाएगा और पसीना ठंडक पैदा करेगा और आपके शरीर को सुकून मिलता है और आप काम करते रहते हैं और आप जिंदा रहते हैं 45 पे भी। इसलिए केवल टेम्परेचर राइज होने वाला मसला नहीं है। इनका कहना यह है साइंटिस्ट का कि वेट बल्ब टेम्परेचर उसको कहते हैं कि ह्यूमिडिटी के साथ उसका रिलेशन जोड़ा जाता है। अगर एयर जो है वो ड्राई नहीं है, हीट जो है वो ड्राई नहीं है और बल्कि ह्यूमिड है, आर्द्र है, आर्द्रता ज़्यादा है, तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी डेथ हो सकती है। कुछ बात समझ में आई ना? उसके लिए 45 जाना ज़रूरी नहीं टेम्परेचर। भारत में वेट बल्ब टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर किसी व्यक्ति ने 6 घंटा
गर्मी में काम कर लिया तो उसकी डेथ हो सकती है, 6 घंटा काम करने से उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उसका जो पसीना आएगा वो उसको ठंडक महसूस कराने में सक्षम नहीं होगा, कैपेबल नहीं होगा, और वो उसकी डेथ का कारण बन जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वो कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर में है। कंस्ट्रक्शन चाहे रोड का हो, ब्रिज का हो या कुछ भी हो, खुले में होता है और धूप में होता है। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स का होता है तो भी लोग धूप में काम कर रहे होते हैं, सीमेंट मिला रहे होते हैं, ईंट बना रहे होते हैं, या ईंट से जुड़ा हुआ कोई काम है। खेतों में तो धूप में होता ही है काम। तो जब ये गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का कई लोग सोचते हैं कि 48 हो जाएगा तो लोग मरने लग जाएंगे, 49 हो जाएगा तो मरने लग जाएंगे। उनका कहना है कि नहीं, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग यदि 45 भी है तो भी वेट बल्ब टेम्परेचर यदि 45 है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब ये है कि 45 में ह्यूमिडिटी इतनी कम है कि 45 में भी उसकी डेथ नहीं होगी 8-10 घंटे काम करने से। और जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और टेम्परेचर चाहे 35 हो, टेम्परेचर 35 भी है और ह्यूमिडिटी यदि ज़्यादा है तो 6 घंटे काम करने से उसकी डेथ हो जाएगी। तो आने वाले समय में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर 6 घंटे आप काम नहीं करोगे और केवल सुबह शाम में काम करोगे तो फिर भूखों भी मर सकते हैं कुछ लोग। काम नहीं करेंगे तो भूख से मर जाएंगे, और काम करेंगे तो गर्मी से मर जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा असर गरीब लोगों पर यह पड़ेगा कि उन्हें खाना खाने के लिए काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वो काम करने नहीं जाएंगे तो भूखों मर जाएंगे, और अगर वो काम करने गए तो गर्मी से मर जाएंगे। और आपको सड़कों पे मरे हुए लोग मिलेंगे आज से 2-3 साल बाद तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस साल से शुरुआत हो गई है, इस साल और ज़्यादा होगा मई जून में, अगले सालों में और ज़्यादा होगा। इसीलिए तो ठंड आपकी 15-20 दिन की रह गई है। अभी जनवरी में जाके ठंड तैयार हुई ना, पहले तो थी नहीं, दिसंबर पूरा खाली निकल गया। तो जब 15-20 दिन का ठंड सिकुड़ करके रह गया, या 1 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा, बसंत पंचमी के बाद तो जनवरी महीने में ही बसंत पंचमी भी आ रही है, ठीक है ना, तो उसके बाद तो बहुत ही कम ठंड होती है। तो फिर ये तो बहुत सिकुड़ गया, बहुत ही कम समय के लिए। तो ये सब जो भविष्य की चुनौतियां हैं, इनसे लड़ेंगे कैसे? तो ऐसी जो कंसेप्ट आ रहे हैं, नए नए कंसेप्ट, जैसे कि ये वेट बल्ब, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, वेट बल्ब टेम्परेचर सबसे पसंदीदा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन चीज़ों को पकड़िए, और ये आपको आईपीसीसी की रिपोर्ट में और नई नई स्टडी में और करंट अफेयर्स की चीज़ों में मिलेगा। तो क्लाइमेट चेंज का जो आपका बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज का जो नोट्स है, वो इस तरह से अपडेशन मांगता है, नई चीज़ें उसके साथ जुड़ती है, तो वो 2023 का नोट्स बन जाता है। पिछले साल का नोट्स काम नहीं आता, क्योंकि यूपीएससी पिछले सालों के क्वेश्चन में से नहीं पूछेगा आपसे। क्योटो प्रोटोकॉल थोड़ी हमेशा पूछता रहेगा, हमेशा वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, नए आएंगे जो इस साल डिस्कस हुए हैं। इस साल जो सबमिट हुआ है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, इस साल के कमिटमेंट्स क्या हैं। दूसरा, जो आईएनडीसी था पहले, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वाला जो मामला था, वो अब क्या हो गया, इंटेंडेड वाला जो था अब वो हो गया डीएनसी, एनडीसीज, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। हर देश को जिम्मेदारी दे दी है कि देखिए अब थोड़ा सा वॉलेंट्री दे देते हैं, लीगली बाइंड तो करके देख लिया क्योटो प्रोटोकॉल में, कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। आप खुद ही तय कर लो कि आप कब तक क्या कर लोगे, आप क्या कर लोगे, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा दुनिया को गर्म होने से बचाने के लिए। दुनिया तो बहुत तेज़ी से गर्म हो रही है, अब आप कैसे बचा लोगे, आप ऐसा क्या कर लोगे, और आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे, आपका योगदान क्या होगा, आप खुद ही बता दो ना, अपने से बता दो। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जाते हैं वो फिर वादा करके आते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो क्या क्या कर लेंगे उसकी लिस्ट पकड़ा के आते हैं। वो आपको पक्की रटी हुई होनी चाहिए, जो भी कार्यक्रम हमारे हैं पक्के। तो हमने 2 तरह के चीज़ें ली कि हम रिन्यूएबल में बढ़ाएंगे, और रिन्यूएबल में भी हम सोलर वाला सबसे ज़्यादा बढ़ाएंगे, और 2030 तक हम ऐसा कर देंगे कि हमारी जितनी ज़रूरत है, अभी हम लोग जितना गीगावाट खर्च कर रहे हैं ना, तो हम लोग बाद में हमारा हो जाएगा लगभग 1000 गीगावाट। अभी हमारा 500-600 के आसपास है,
लेकिन 2030 जाते जाते डबल हो जाएगा, एनर्जी की ज़रूरत हमारी 1000 तक हो जाएगी। तो 1000 हो जाएगी तो तब जाकर के हम 500 गीगावाट यानी लगभग 50% रिन्यूएबल से निकाल रहे होंगे। 50% हमारी ज़रूरत 2000 में, और 2070 में हम जीरो एमिशन कर देंगे, 100% रिन्यूएबल हो जाएगा 2070 में। 2070 में हम टारगेट लेके बैठे हैं कि हम जीरो कर लेंगे। तो इन सब के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या प्लान है, 2050 तक के प्लान क्या है, 2030 तक के क्या प्लान है। तो दो तरह से, एक तो जंगल बढ़ाएंगे, एफॉरेस्ट्रेशन करेंगे, जंगल लगाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जंगल तैयार करेंगे, क्योंकि एक तो जंगल का दायरा बढ़ाना है, क्योंकि कार्बन को वो सोख लेते हैं, तो नेचुरल सिक्वेस्ट्रेशन हो गया। दूसरा, हम एमिशन ही कम कर देंगे, एमिशन कट कर देंगे, उत्सर्जन ही कम कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो हम रिन्यूएबल पे जाएंगे, कोयले का डिपेंडेंसी हम कम करेंगे, कोल डिपेंडेंसी कम करेंगे, फॉसिल फ्यूल पे कम करेंगे। तो फॉसिल फ्यूल को हम कब कब रिड्यूस कर लेंगे, कितना कितना कर लेंगे, ये टारगेट दिए हुए हैं, तो ये आपको रटना है, ठीक है। और इसको बोलेंगे NDCs, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। और ये क्योटो के बाद का डेवलपमेंट है, 2030 तक के लिए ये व्यवस्था है। क्योटो पूरी तरह से तो 2012 तक था, लेकिन हमने एक्सटेंशन लिया और सब लोगों ने तय किया कि इसको 2020 तक चलाएंगे, तो उसको क्योटो प्लस बोलते हैं। 2012 से लेकर के 2020 और 21 से ये चल रहा है। जब क्योटो ख़त्म हो गया तो कहा कि अब उसका ऑल्टरनेट बताओ, तो उन्होंने कहा नहीं, अब थोड़ा सा वॉलेंटरीली कर लो कुछ, क्योंकि लीगली बाइंड करके, बाध्य करके तो कुछ फ़ायदा मिला नहीं, तो अब यही करके देख लेते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है, दुनिया के तमाम देशों ने इसको किया है। तो मुझे लगता है क्लाइमेट चेंज पे एक समझ जो है आपकी आई होगी, और इसको आप ज़रूर होमवर्क में जोड़िए। तो कैसे करना है, क्वालिटी क्या रखनी है, फिर आंसर राइटिंग करेंगे तो आप मुझे दिखा भी सकते हैं, और नहीं दिखाते हैं तो आप अपने से ही अब कोई मॉडल आंसर से जा कर के चेक करिए, है ना, कि हम उसके अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। टॉपर्स की कॉपी से करना, देखिए इंटरनेट पे जो टॉपर्स की कॉपी है ना, वो एक्सपेरिमेंट वाली है। कई लोग हमसे बहस करने आ जाते हैं कि टॉपर ने ऐसा, टॉपर तो जब सीख रहा था तब वो कॉपी उसके पास है ना, तब तो वो आया था, एंट्री लेवल पे था, कोचिंग में आया था, और उसने जो लिखा था, जब वो समझदार हो गया तब तो उसने कॉपी दी नहीं ना कोचिंग वाले को, उसको मालूम है ये डिस्प्ले करता है। तो समझदार आदमी तो फिर बाद में देता ही नहीं है, समझदारी आने के बाद। तो जब वो बेवकूफ़ था तब के है वो, और जब वो एंट्री लेवल पे था तब के। सिलेक्शन तो हुआ, वो कॉपी तो यूपीएससी के पास है ना। बस में 1-1.5 साल प्रैक्टिस की उसने, और 1-1.5 साल की प्रैक्टिस के बाद जो फाइनल कॉपी है, जो उसने सीख लिया, तो आप गलती वाली कॉपी देख रहे होते हो इसमें उसकी गलतियां हैं, उससे सिलेक्ट नहीं हुआ है वो, उसमें बहुत सारे सुधार सजेस्ट किए हैं टीचर ने भी, उसने खुद ने भी सीखा है इधर उधर से, ट्रायल एंड एरर से, और तब जाकर के फाइनल कॉपी है। वो फाइनल कॉपी जिससे उसका रैंक बना है, वो रैंक तो वाली कॉपी तो वहाँ है, और वो वाली कॉपी दिखा के हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग, है ना। ये थोड़ा कोचिंग पढ़ाना बड़ा रिस्की है, मतलब हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं तो बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। मैं 1-2 बच्चों के उसमें गया था, बच्चों के एडमिशन के समय में, जो छोटे बच्चों को एडमिशन कराते हैं, तो मैंने देखा कि जो टीचर बहुत बिल्कुल भी अकल नहीं है जिन टीचर में, क्योंकि वो तो छोटी क्लासेस पढ़ा रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा ना तो उनको पैसा मिलता है, ना उनमें ज़्यादा कोई अकल होती है, लेकिन वो पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं। आपने देखा बच्चों का एडमिशन, आप जब बड़े हो जाओगे तो आपके इंटरव्यू होंगे, आपके बच्चों को भर्ती कराने जाओगे तो, चाहे आपने IAS की तैयारी कर रखी हो, और वो कौन लेंगे, जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आती, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। कौन? टीचर, कि आप अपने बच्चे को नर्सरी में डालने के लिए आए हो, LKG में हो, इसमें हो, या 7th में है, या 6th में बच्चा है या बच्ची है, अच्छा जरा बच्चे को लेकर आ जाइए और आपका भी हम सवाल जवाब करेंगे, आपसे भी पूछेंगे। तो ये हमारा क्यों, बच्चे का पूछ लो ज़्यादा से ज़्यादा, इसका टेस्ट ले लो, एडमिशन भी इसका होना नहीं, हम पेरेंट्स का भी लेते हैं। और यहाँ पेरेंट्स जब आते हैं, मेरे पास भी आए कल जैसे, तो आज भी आए, तो वो जब एडमिशन, आज 3 लोगों से मैं मिला, वो मेरा इंटरव्यू लेते हैं पेरेंट्स, तो मतलब तुम पढ़ा लोगे कि नहीं मेरे बच्चे को, मतलब कमाल है। जहाँ वो मैं कुछ भी नहीं जानते IAS के बारे में,
और मुझे 28वां साल चल रहा है, वो मेरा इंटरव्यू लेते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये प्रीलिम्स का पढ़ाओगे कि मेंस का बताओ, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपके यहाँ पे प्रीलिम्स का बैच चल रहा है कि मेंस का बैच चल रहा है। अब मैं उसको क्या क्या समझाऊँ, इसके ऊपर ढेरों क्लास लिए मैंने और कितनी क्लास में बता रखा है, लेकिन ये सबसे पहला क्वेश्चन। और ये प्रश्न मुझे रोज झेलना पड़ता है, दिन में कम से कम 5 बार और फोन पे 10 बार, 15 बार मैं इसका आंसर रोज देता हूँ, पूरा शांति से बिना गाली दिए। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल काम है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। मतलब मैं कितनी बड़ी परीक्षाओं से गुजर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। कोचिंग पढ़ाना मतलब जिसको आईएएस की एबीसीडी नहीं पता, जिसको यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता, वो आदमी आकर के सीधा इंटरव्यू लेता है और 50 तरह के क्वेश्चन दागता है और आपको निरुत्तर कर देता है और कई बार बोलता है हम विचार करेंगे और बताएंगे मतलब कि आप इस लायक हो कि नहीं, मतलब आपकी कोचिंग में हम पढ़ाएं कि नहीं। कमाल ये रिजेक्ट करके चला जाता है कई बार। हम आपके नोट्स देखना चाहते हैं। नोट्स मतलब मुझे एक एक पेज पे एक रात बीती है और तुम 5 मिनट में उसको देख करके बोल दोगे इसमें कोई दम नहीं है, तो इसको सहन कौन करेगा? इसलिए हम दिखाते ही नहीं है। हमने कहा देखो तुमको नोट्स लेना है चाहे नहीं लेना है, उससे हम दिखाने को तैयार नहीं, क्योंकि हम रिजेक्शन नहीं चाहते। दिखा के रिजेक्ट ले लिया तो अच्छी बात है, लेकिन 10 में से 8 लोग रिजेक्ट करके चले जाते हैं। कोई खास नहीं है नोट्स, इनमें फोटो नहीं दिख रहे, कलर फोटो नहीं दिख रहे, तो हमने कहा ये कहाँ से लाएंगे? हमने कहा मैटर है, ये बहुत मुश्किल काम। तो ये तो मार्केट ऐसा बना दिया, और जब से यूट्यूब पे और ये सब इतना आया है कि बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा। वहाँ वो इंटरव्यू ले रहे हैं कौन? मैडम लोग जो वो पहली दूसरी के बच्चों को पिताजी का इंटरव्यू ले रहे, पिताजी चाहे आईएएस हो उसका इंटरव्यू ले लेंगे, और वो उसको कुछ नहीं आता, वो स्ट्रगलर है और वहाँ 8-9 हज़ार में लगी हुई है और वो इंटरव्यू लेती है बैठ के टीचर। और यहाँ हम सब कुछ जानते हैं और इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ जो वो नहीं जानता वो हमारा इंटरव्यू लेता है। कितना उल्टा सिस्टम है। वहाँ उसने अपने बच्चे को जब वहाँ स्कूल में भर्ती कराया तो उसने इंटरव्यू दिया था, उसने खुद ने, और यहाँ उसकी हिम्मत देखो कि वो हमारा इंटरव्यू लेता है। तो इससे अंदाजा लगाओ, मतलब काटो तो खून नहीं, लेकिन देना। अगर आप वो दुकान चले, हम भूखे मर जाएंगे अगर इंटरव्यू न दें तो, कि हमारे यहाँ तो कोई भर्ती नहीं होगा, तो फिर हम कमाएंगे कैसे? ऐसा गायत्री मंदिर पर पढ़ा के तो जिंदा नहीं रहा जा सकता ना। तो बच्चा एडमिशन लेगा और आपको फीस देगा, उसी से तो जिंदा रहोगे, तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए अब जब किसी का भी फोन आता, जी सर मैं अभी आया सर, कई बार खुलवा देते हैं। अभी हम बंद करके गए कि अब खाना खा लेते हैं, 2:30 बज गए, 3 बज गया, 3:30 बज गया, अब घर पे खाना खाने के लिए जाएंगे, भूख लग रही है। 11 बजे से पढ़ा रहे थे, 4.5 घंटे बोल रहे थे खड़े खड़े, और एकदम से फोन आ जाता है कि हम यहाँ आपके बाहर खड़े हैं और आपका इंस्टीट्यूट तो बंद है। हमने कहा नहीं नहीं बंद नहीं है, हम आते हैं, अभी आते हैं। तो फिर वापस मोड चेंज करके वापस कार घुमा के वापस आते हैं। फिर वो आधा घंटा हमसे सवाल जवाब करता है और लास्ट में बोल के चला जाता है कि हम देखते हैं अभी 1-2 कोचिंग और देखेंगे, उसके बाद फिर कभी सोचेंगे आपके यहाँ आएंगे, फिर आप खाना खाने जाओ। तो ये रोज का नाटक है। मैं नाटक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें होना जाना कुछ नहीं है। सामने वाला बच्चा भी डफर है, वो कभी बनना भी नहीं है। और वो जिसका जितना बच्चा डफर और आदमी डफर, वो उतना ज़्यादा क्वेश्चन, वो उतना ज़्यादा परेशान करता है। और हमने देखा कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, केवल हमको जो जानते हैं या गायत्री मंदिर पे जो पढ़ते हैं, केवल उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे। तो देखा कि 2-2, 3-3 महीने तक कोई एडमिशन ही नहीं हो रहा है। तो आप लोगों से मिलना बंद कर दो तो आप भूखे मन लग जाओगे। फिर दोस्तों से उधार मांग रहे हैं, रिश्तेदारों से उधार मांग रहे हैं, फिर वो सुनाने लग जाते हैं आपको किसने कहा था नौकरी छोड़ने की और इस झमेला पालने की, ये सब कोचिंग वोचिंग पढ़ाने का शौक क्यों पाले हुए? हम तो पहले ही जानते थे कि यही होगा। मतलब वो अलग विद्वान आदमी है, वो जिसने कुछ नहीं किया जिंदगी में, वो बताने लग जाता है कि हमको पहले ही पता था कि तुम्हारा यही हश्र होने वाला है। मतलब सब तरफ कोई हंसी उड़ाएगा, कोई इंसल्ट करने को तैयार है, और या फिर वो दिल्ली में जिनको कुछ नहीं आता या उस तरह से बेवकूफ़ बनाने के लिए चले जाओ। हम नीमच में पढ़ा रहे थे, जितना कमा रहे थे यहाँ आए तो उससे 15 गुना कमाते हैं। हमको कुछ नहीं करना, दिल्ली जाके बैठ जाए, इससे 15 गुना हो जाएंगे। बात समझ में आई ना? या तो फिर पैसा कमाने के लिए स्थान परिवर्तन कर लो, अपने आप 15 गुना हो जाओगे। मतलब उसके लिए कुछ करना ही नहीं होता है, वोट लगा के बैठ जाना है, 15 गुना हो जाओगे। तो यही काम हम जब नीमच में करते थे 12 साल पहले, तो यहाँ से 15 गुना कम। जब भोपाल आए तो 15 गुना बढ़ गया, दिल्ली चले जाए तो 15 गुना और बढ़ जाएगा। ये एक तरीका है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बोर्ड दूसरी जगह पे लगा देना, इस मकान पे लगा हुआ है, यहाँ से हटा के वहाँ के मकान पे लगा देना, इतने में फर्क पड़ जाएगा।
पर ये सारी चीज़ें जो है, ये मैंने आपको मार्केट की व्यवस्था भी इसलिए बताई क्योंकि आप लोग भी कहीं शिकार ना हो जाओ। आप लोग भी कहीं यही सब तो नहीं कर रहे हो कि केवल यूट्यूब पे देख करके, या वो जो मिलियन में दिखे रहते हैं, इतने तो होते ही नहीं है, इतने तो कैंडिडेट ही नहीं है जितने मिलियन उनके वो हैं, तो वो सब खरीदे हुए हैं। मैंने भी विज्ञापन दिया गूगल पे, तो एक रात में उसने बढ़ा दिए बहुत सारे एकदम से। अच्छा, उसने विज्ञापन भी जो दिया है वो गूगल वाले ने रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दिया, तो दिन भर में मेरे व्यूज आ रहे हैं 4000, सभी तरह के वीडियो मिला के 4000 व्यूज कर रहे हैं, और रात को 12000 लोगों ने देखा, रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक। मैंने कहा मैं इतना पॉपुलर कैसे हुआ, और ये 12 बजे से 5 बजे तक बैठ करके मैं जरा सुंदर पिचाई से पूछूं कि भाई ये बता तू, ये कौन सा लॉजिक है कि 12 बजे से 5 बजे तक कौन देखता है, तो तू ये व्यूज क्यों दे रहा है भाई मुझे? क्योंकि उसको 400 रुपये दे रहे थे रात के, तो 400 रुपये रोज दो, आपको 5000 व्यूज बढ़ा के दे देता है सुबह तक। वाकई में देखा होता तो लाइक भी किया होता, 5000 ने देखा है तो कमेंट भी किया होता, कुछ तो होता। लाइक वही रहते हैं, कमेंट 0 रहते हैं, एकदम से व्यूज बढ़ जाते हैं। अच्छा, मतलब हम अगर 2 लाख फूंक दें तो हम इंडिया में पहले नंबर पे आ जाएंगे। आगे समझ में और फिर बच्चे उन व्यूज को देख करके, उन सब्सक्राइबर की संख्या को देख करके फिर यहाँ करेंगे, हम फिर उसी पैसे में से कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो गेम तो ये है, ये तो खरीदे जाते हैं, असली में थोड़ी देख रहा होता है, असली में कोई कुछ नहीं देख रहा। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई, तो इसलिए केवल मार्केट के उस चकाचौंध से नहीं होता। ठीक है, चकाचौंध से नहीं होता। जो सही बात कहता है, थोड़ा सा सही तरीके से सब करता है, उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल हमारे तरह तो हमेशा मैं आप लोगों का दुखड़ा सुनता रहता हूँ, मैंने सोचा मेरा भी सुना दूँ कि मतलब हम भी एकदम सुखी नहीं है, मतलब हम भी दुखी है हमारा अपने तरह का दुख है, अलग तरह का दुख है, और ये बहुत पेशेंस का काम होता है, बहुत मुश्किल है। आप लोग कहोगे कि नहीं इसमें क्या है, आप ठीक तो हो, अच्छी कंडीशन तो है, नहीं आप जेल के देखो किसी एक दिन हमारी स्थिति में आकर के, एक ही जैसी बातें, एक जैसे क्वेश्चन रोज आप जेल के देखो, आप जवाब ही नहीं दे पाओगे, आपको गुस्सा आने लग जाएगा, क्या लगा रखा है। तभी तो सब लोग रिसेप्शनिस्ट टाइप बिठा के लड़की को सुंदर सी वहाँ पे बिठा देंगे और वो सब गायब हो जाएंगे, और वो फिर कुछ भी बोलती रहती है और सब चीज़ को बोल देती है, वो पैसे जमा कराओ बस उसका एक ही रहता है कि भाई पैसे जमा कराओ, पैसे जमा कराओ तो बात होगी सर से। तो वो ये मार्केट से मजबूर होकर के, लोगों से मजबूर होकर के अधिकांश लोग ये रास्ता मुझे लगता है कि अख्तियार करते होंगे, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया। मैं अभी भी लोगों के जवाब दे रहा हूँ, और ऑटो रिप्लाई वगैरह लगा रखा है व्हाट्सएप पे, तो वो खुद ही वो लिखा हुआ पूरा एक पैराग्राफ चला जाता है उसको, तो खुद ही जवाब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो है, आप लोग कम से कम इसका शिकार ना हो, क्योंकि मार्केट में यही सब है। तो मुझे एक तो जो जेन्युइन नॉलेज है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, या यूँ कहें कि जेन्युइन मटेरियल है, उसको पहचानने की क्षमता आप में आनी चाहिए। एक सीक्वेंस होता है, क्रोनोलॉजी होती है, एग्जाम्पल होते हैं, पर्याप्त फैक्ट्स होते हैं, ये चेक करने का तरीका है। और स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, जो JNU इग्नू की बुक्स हैं, इग्नू का मटेरियल है, उसके साथ उसका मैच करता हुआ होना चाहिए। और स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबें हैं या मार्केट में मिलती हैं, उनके साथ जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, 90% बुक्स बाइलिंगुअल बुक्स हैं, जो हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है ना। कोई केवल एक मीडियम में मिलने वाली किताब थोड़ी सी सस्पिशियस है, उस पर थोड़ा सा कम विश्वास करें। दोनों मीडियम में जो किताबें आती हैं वो ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और ज़्यादा ऑथेंटिक भी हैं, और एग्जामिनर जो है उसी को पेपर बनाने में यूज़ करता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातचीत थी, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपको जागरूक बनाएगी। अब चलते हैं, हम लोग कहाँ थे, एम्फीबिया के बाद, चलो बायोडाइवर्सिटी में चलते हैं। रेप्टिलिया, एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स। सामान्य भाषा में तो हम इनको रेंगने वाले जीव बोलते हैं। कई लोग रेप्टिलिया की स्टडी को सर्पेंटोलॉजी बोल देते हैं, मैंने आपको बताया भी था। सर्पेंटोलॉजी का मतलब उसमें लिजर्ड्स भी आ जाती हैं, लिजर्ड्स, बोथ स्नेक एंड लिजर्ड्स, स्नेक और लिजर्ड दोनों ही होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। स्पेशली स्नेक की स्टडी ऑफ स्नेक्स, वो होता है ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी, OPHIO, ऑफियोलॉजी।
ओफियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स। इसलिए ओफियो वर्ड आप देखोगे कि वो ओफियोडर्मा, जिसकी स्किन सांप जैसी, ओफियोथ्रिक्स, ओफियोफिश, है ना। तो ओफियो वर्ड कई जगह यूज होता है। एक तो ये यहां से ये बताना था। दूसरा हैबिटेट, तो सब जगह मिलते हैं। पेड़ों पे भी रेप्टाइल होते हैं, जमीन के अंदर बरोइंग भी है, बिल बनाकर रहने वाले रेप्टाइल्स भी हैं, पानी में भी रेप्टाइल्स होते हैं, जमीन पे भी होते हैं, दौड़ने वाले भी होते हैं, हवा में उड़ने वाले रेप्टाइल्स भी हैं। ठीक है, हवा में उड़ने वाले भी हैं। फ्लाइंग स्नेक है, हवा में उड़ने वाला, पता है ना। हाँ, फ्लाइंग लिजर्ड्स भी हैं, लिजर्ड भी हैं ऐसी कोई जो उड़ती हैं। तो एक तो इनका हैबिटेट अगर आपको लिखना पड़े तो ये सभी जगह हैं, लगभग एयर में भी हैं, वाटर में भी हैं, लैंड पर भी है, पेड़ पर भी हैं, बरोइंग भी है, दौड़ने वाले भी हैं, रेंगने वाले, धीरे धीरे चलने वाले भी हैं। ठीक है, सभी जगह। नेस्ट बिल्डिंग भी हैं, घोंसला बनाने वाले भी हैं, घोंसला भी बनाते हैं। दूसरों के घोंसले में घुस करके रहने वाले भी हैं, बिल बना करके दूसरों के बनाए हुए बिल में रह लेते हैं। तो सब तरह के एनिमल। सबसे बड़ी विशेषता कि ये जो ज़्यादातर हैं वो इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्ट्स को खाते हैं, और दूसरे अदर छोटे एनिमल्स को खाने वाले, यानी कि कार्निवोर। हर्बीवोर तो नहीं है, कार्निवोर है। रेप्टाइल्स जो हैं वो कार्निवोर होते हैं या इंसेक्टिवोर्स होते हैं, इंसेक्ट खाने वाले। कुछ रेप्टाइल पॉइजनस होते हैं। एक लिजार्ड है हेलोडर्मा, वो पॉइजनस होती है। बाकी लिजार्ड जो हमारी हाउस लिजार्ड है, घरेलू छिपकली, वो पॉइजनस नहीं होती है। ठीक है, वो पॉइजनस नहीं होती। हेलोडर्मा होती है, वो पॉइजनस होती है। पानी में रहते हैं लेकिन अंडे देने के लिए जमीन पे आते हैं। अभी आपको बताया था कल कि रेप्टाइल्स की विशेषता है कि अंडे देने के लिए जमीन पे आना पड़ता है। क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यूरिकोटेलिक। एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिक एसिड का होता है, यूरिया का नहीं होता। एम्फीबिया जो एक्सक्रीशन करते हैं, फ्रॉग, वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वाटर में, तो वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक। मेमल्स जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया को पानी में मिला के उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उसको यूरिन कहते हैं। यूरिन में जो है यूरिया होता है, इसलिए वो यूरियोटेलिक है। बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड। उनकी किडनी जो होती है वो मिजोनेफ्रिक किडनी और यूरिक एसिड। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो पानी में ही संभव है, वाटर में, जैसे फिश करती हैं और एम्फीबियंस। अब चूंकि जमीन पे आप अंडे देने आओगे तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लार्वा नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। यानी अंडे में भ्रूण से सीधा शिशु बन जाता है, बच्चा बन जाएगा। लार्वा नहीं होगा, लार्वा तो पानी में तैरेगा, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। 4 चेम्बर्ड हार्ट बनने की कोशिश हुई है क्रोकोडाइल में। अभी आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट बताया था, 3 कक्ष वाला हृदय, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। यहां 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 4 चेम्बर्ड हार्ट। हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड होगा, हीमोग्लोबिन होगा। स्किन पर स्केल्स होते हैं, शल्क पाए जाते हैं, स्केल्स। स्किन possesses स्केल्स, शल्क होते हैं।
पॉइजनस ग्लैंड होती है, स्नेक में होती है जैसे पॉइजनस ग्लैंड। तो ये तो हो गया उसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जनरल फीचर्स किसका, रेप्टाइल्स का। अब क्लासिफिकेशन लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन में पहला वाला है चिलोनिया। पहले रिंकोसिफेलिया लिख लीजिए, रिंकोसिफेलिया, रिंकोसिफेलिया, RHYNCHO CEPHALIA, रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया का एग्जाम्पल है टुआट्रा, TUATRA, टुआट्रा, या फिर उसको स्फिनोडॉन भी कहते हैं, स्फिनोडॉन। न्यूजीलैंड में रहते हैं और 200 करोड़ ईयर से इनमें कोई चेंज, अनचेंज है, इनके फिजिकल फीचर्स में कोई चेंज नहीं आया है 200 करोड़ ईयर से, 200 करोड़ सालों से। तो इसका मतलब है कि ये लिविंग फॉसिल्स हैं। जब भी लंबे समय से बॉडी अनचेंज्ड रहती है तो दे ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स, जीवित जीवाश्म। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो लिविंग फॉसिल है, वो बहुत पुराना है, एंशियंट रेप्टाइल्स हैं। उसके बाद चिलोनिया, CHELONIA, चिलोनिया। चिलोनिया में आएंगे टॉर्टॉइस, टर्टल्स, टेरापिन्स। आपको बताया था टॉर्टॉइस जो जमीन पे होता है, कछुआ बोलते हैं हम। फ्रेश वाटर में जो होता है वो टेरापिन्स होते हैं। हमारे कुएं में, नदी में जो कछुए होते हैं वो टेरापिन्स कहलाते हैं। समुद्र वाले जो होते हैं उनको टर्टल्स कहते हैं, टर्टल्स। समुद्री कछुए, मराइन वाले टर्टल्स कहलाते हैं। तो टर्टल बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, लाइक ओलिव रिडले टर्टल। तो जो आप गहिर माथा पढ़ते हो, भीतरकनिका पढ़ते हो, चिल्का पढ़ते हो, तो तमाम ओडिशा की जितनी भी लेक्स पढ़ते हो ना, जो बिल्कुल समुद्र के किनारे है, जो खास करके एस्चुरीज जैसा है, तो एस्चुराइन वाटर में सबसे ज़्यादा आते हैं और वहाँ नेस्ट बिल्डिंग करते हैं, वहाँ अंडे देने के लिए खोदते हैं और वहाँ अंडे देते हैं। तो टूरिस्ट वहाँ चलते हैं तो उनके पैरों से अंडे फूट जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा उनको चैलेंज है उनकी लाइफ का। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज उसको डिक्लेयर किया हुआ है, ओलिव रिडले टर्टल को, और उसको बचाने के काम चल रहे हैं। तो ये सब वहीं पे चल रहा है। तो ये टर्टल, ये चिलोनिया में आते हैं, ठीक है। और टेरापिन्स तो बताइए आपको फ्रेश वाटर में, और टॉर्टॉइस जो कछुआ हम बड़ा सा देखते हैं, शील्ड वाला बड़ा, वो जंगली कछुआ जो उसको बोलते हैं टॉर्टॉइस, ठीक है। तीनों में अंतर है, समझिएगा उसको। बीक, सबसे बड़ी विशेषता है इनकी बीक, चोंच, यानी कि दांत जब नहीं होते मुंह में तो उसको चोंच कहा जाता है, बीक कहा जाता है। तो बीक होती है, दांत नहीं होता है। रिट्रैक्टाइल होती है, बाहर निकाल लेते हैं उसको, अंदर ले लेते हैं, बॉडी को पूरा एकदम कवर कर लेते हैं। शील्ड है उसके ऊपर, आप देखते हैं अच्छी मजबूत शील्ड। तो कछुआ, सबसे बड़ा कछुआ गैलोपेगोस का जाइंट टॉर्टॉइस, जाकर के देखिए गैलोपेगोस में मिलता है। गैलोपेगोस आइलैंड वही साउथ अमेरिका में, उधर पेरू चिली के उधर, अब ऊपर देखोगे आप पेरू के वहाँ, तो जहाँ डार्विन गए थे, डार्विन की फिंचेस, चार्ल्स डार्विन ने यात्रा की थी, तो जाकर के गैलोपेगोस टॉर्टॉइस सर्च करिएगा तो बहुत ही जाइंट कछुआ, बहुत ही बड़ी साइज का, ह्यूज बॉडी, वो आपको दिखेंगे। वो पूछते हैं। तो मैंने टॉर्टॉइस से जुड़े हुए जनरल, टॉर्टॉइस टर्टल के जनरल क्वेश्चंस जो भी प्री में, मेंस में, जहाँ पे भी पूछेंगे वो मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चन आते हैं चिलोनिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्रोकोडिलिया, क्रोकोडाइल्स।
तो क्रोकोडिलिया में क्रोकोडाइल जो है ये ग्रुप है, यहाँ 4 चेम्बर्ड हार्ट की शुरुआत हुई है। 4 चेम्बर्ड हार्ट तो होता है लेकिन ब्लड प्योर नहीं होता। जैसे ह्यूमन में या हम लोग मेमल्स में देखते हैं कि 4 चेम्बर्ड हार्ट है और वेन्स और आर्टरीज जो ब्लड लेके आती हैं वो उसको लंग्स तक भेजते हैं और लंग्स में जाकर के वो प्योर होकर के फिर हार्ट में आता है और फिर पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फोरामेन ऑफ पेनिजी, नीचे जो 2 वेंट्रिकल है वहाँ पर क्या है, फोरामेन ऑफ पेनिजी, एक पोर होता है, एक छिद्र होता है जिससे प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिल जाता है, तो उसके शुद्ध होने का कोई फायदा नहीं होता। ये है विशेषता है क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल तो उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ पेनिजी। तो जो क्वेश्चन स्टार्ट करेगा एकदम से, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहाँ से पूछ सकता है, मैं एग्जैक्ट वही बता रहा हूँ आप, है ना, जो पूछने लायक चीज है। क्रोकोडाइल 4 चेम्बर्ड हार्ट बट फोरामेन ऑफ पेनिजी ऑल्सो प्रेजेंट, और वो करेगा प्योर ब्लड को इम्प्योर बना देगा। ठीक है। दूसरी विशेषता क्रोकोडाइल्स की कि ये 3 तरह के हैं। घड़ियाल भी बोलते हैं, एलिगेटर भी हैं, क्रोकोडाइल भी हैं। क्रोकोडाइलस पोरोसस और क्रोकोडाइलिस पेल्यूस्ट्रिस। तो जो पोरोसस है वो मैराइन है और पेल्यूस्ट्रिस है वो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। तो 2 स्पीशीज बहुत पॉपुलर है, एक समुद्री और एक फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जो क्रोकोडाइल होते हैं हमारे यहाँ, जो तमाम दूसरे तालाबों में होते हैं और इनमें या बड़े तालाब में जो क्रोकोडाइल मिलेगा उसको बोलेंगे पेल्यूस्ट्रिस। चंबल में जो मिलते हैं वो घड़ियाल है। वो क्या है, घड़ियाल। तो घड़ियाल अलग चीज है। और गेवियलिस गेंजेटिकस गंगा में जो मिलते हैं उनको बोलते हैं गेवियलिस गेंजेटिकस। और जो आप अमेजोन में और वहाँ देखते हो केइमन होते हैं, वो भी तो आज जाकर के सर्च करिए, फोटोग्राफ देखिए, पेल्यूस्ट्रिस का भी, पोरोसस का भी, केइमन का भी, गेवियलिस गेंजेटिकस का भी और चंबल के घड़ियाल का भी। ठीक है, सबका देखिए। उनके जो आगे का माउथ है, स्नाउट बोलते हैं उसको, उसमें अंतर है। वो मोटा है, उसका आगे जाकर पतला हो जाता है। किसमें क्या चेंज है ये जाकर के थोड़ा देखिए, एक आध क्वेश्चन आता है इसका, तो परेशान नहीं होंगे आप लोग। ठीक है। और घड़ियाल प्रोजेक्ट भी है इंडिया में, मगर प्रोजेक्ट भी है। सामान्य भाषा में क्रोकोडाइल को हम लोग मगर कहते हैं। ठीक है। तो मगर परियोजना या क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल या घड़ियाल प्रोजेक्ट चंबल परियोजना में है ना, चंबल में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये क्रोकोडिलिया जो है ये कवर हो गया। और बड़ा जो ग्रुप है इनका रिश्तेदार वो तो विलुप्त हो गया, डायनासोर गायब हो गया जुरासिक में। ठीक है ना, तो वो अलग चीज़ है। फिर आइए लेसर टीलिया, नहीं उसको लिखे स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा को 2 भाग में बांटते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक में लेसर टीलिया होता है जो लिजार्ड्स होती हैं, और दूसरा होता है ओफिडिया जिसमें स्नेक्स होते हैं। तो लिजर्ड्स और स्नेक्स दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं जिसका नाम है स्क्वेमेटा, यानी कि स्केल्स, सॉफ्ट स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पे। तो लेसर टेलिया में आएंगे लिजर्ड्स, जितनी भी छिपकलियां हैं वो सब लेसर टेलिया है। और स्नेक्स जो हैं वो ओफिडिया। तो पॉइजनस नॉन पॉइजनस दोनों तरह के स्नेक्स हैं। तो एक लिस्ट बनाइए, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स ऑफ इंडिया। 10-10 दोनों स्नेक लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइजनस स्नेक्स ऑफ इंडिया एंड इंपॉर्टेंट नॉन पॉइजनस स्नेक्स ऑफ इंडिया। पाइथन, अजगर नॉन पॉइजनस में आएगा। ठीक है। ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न होता है कि अजगर जो है वो किस में, निम्न में से कौन सा नॉन पॉइजनस है। अजगर ऑप्शन होता है तो उसको नॉन पॉइजनस में डालना है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइजनस स्नेक्स, यहां पर 4-5 क्वेश्चन आपको रेप्टिलिया में पढ़ना चाहिए। वीनम क्या होता है, पॉइजन। स्नेक के वीनम को या किसी भी पॉइजन को जनरली एनिमल पॉइजन को क्या कहा जाता है, वीनम, VNOM, वीनम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वीनम, न्यूरोटॉक्सिक एंड हिमोटॉक्सिक।
तो डिफरेंस बिटवीन न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक वीनम, ऐसे एनिमल को विनमस एनिमल कहते हैं हम लोग, जहरीले जीव, जहरीले जंतु। तो न्यूरोटॉक्सिक होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। तो जिन एनिमल्स के लिए हम कहते हैं कि वो पानी भी नहीं मांगने देता काटने के बाद, तो वो न्यूरोटॉक्सिक, नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है, एकदम से खत्म। हीमोटॉक्सिक होता है तो उसको मरने में 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, तो अगर उसको बीच में इलाज मिल जाए तो वो बच जाता है। हीमोटॉक्सिक क्योंकि वो ब्लड में अपना जहर मिलाता है और वो ब्लड में जो जहर मिलता है वो फिर हार्ट में पहुंचता है, पूरी बॉडी में वो सप्लाई होगा, तो इस बीच में टाइम लगेगा, थोड़ा समय मिल जाता है। ठीक है, कई बार उसको हम सक करने की बात करते हैं या उसके यहाँ पे कट लगाने की बात करते हैं कि जहाँ काटा है वहाँ पर कट लगा दो, ब्लड को बहा दो तो जहर बह जाएगा, तो वो हीमोटॉक्सिक में ही पॉसिबल है। न्यूरोटॉक्सिक वाले में ये सिस्टम काम नहीं करता, वहाँ तो डेथ ही हो जाती है। तो भारत में कुछ स्नेक ऐसे हैं जो न्यूरोटॉक्सिक हैं, उनका विनम वो काटते हैं तो फिर ज़्यादा समय नहीं मिलता, डेथ एकदम हो जाती है। तो स्नेक की स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है उसकी जाति कौन सी है काटने वाले की। तो पॉइजनस स्नेक, नॉन पॉइजनस स्नेक पढ़ोगे तो वहाँ आप यहाँ तक पढ़ना कि पॉइजनस है तो इसका पॉइजन कौन सा है, इसका विनम कौन सा है। फिर एंटी विनम, ये दवाई होती है जो सरकारी अस्पतालों में खास करके मिलती है। तो इसलिए जब भी कभी किसी को सांप काट खाए तो नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाने की कोशिश करना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो थोड़े से दिक्कत आती है, ठीक है ना। सरकारी अस्पतालों में पहले से एंटी विनम मौजूद होता है, तो वो उसको आसानी से लगा लेते हैं। भोपाल जैसी जगह पे बहुत कॉमन है क्योंकि स्नैक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर ये सुविधाएं ज़्यादा हैं। तभी तो प्रशासन अकादमी में जब हम लोग पहली बार ट्रेनिंग में गए थे MPPSC से सेलेक्ट होकर के, तो वहाँ पर तमाम नंबर लिखे हुए थे, हेल्पलाइन वगैरह, तो उसमें ये भी था स्नैक बाइट के लिए कि सांप काट खाए तो उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। हमने कहा ये मतलब और 3-4 लिखे हुए थे इमरजेंसी में। हमने कहा मतलब ये तो बहुत ही कॉमन है। तभी तो नंबर लिखे, आप कहीं जाएंगे और रात को अगर भूत आ जाए तो इसको पुकारना है तो इसका मतलब वो तो उस प्रकार का मकान हो गया ना कि इसका मतलब होता रहता होगा, तभी तो नंबर लिखे रहते हैं, तो बड़ा डेंजरस है। तो भोपाल जो है ये वो जगह है जो जंगल में बसा हुआ है ना, जंगल को काट काट के हम घुसते जा रहे हैं उनके इलाके में। तो टाइगर भी आते हैं हमारे यहाँ, घरों के आसपास घूमते हैं, और सांप तो घूमते ही उन्हीं के ऊपर, तो हम बैठे हुए हैं सांपों के ऊपर। तो आपके नीचे 50 सांप है, 100 सांप है, 200 सांप है, आपको क्या पता, उसी को दबा के आपने मकान बनाया हुआ है, तो कभी भी निकल आते हैं हाइबरनेशन एस्टिवेशन में चूँकि जाते हैं वो, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और पढ़ाने लायक है, एमनियोट्स और एनेमनियोट्स। आपने कई बार मैं ये चीज़ पढ़ाता नहीं था पहले, लेकिन MPPSC का जो लास्ट ईयर का पेपर देखा मैंने, तो शायद 1 साल छोड़ के 2019 वाला या 20 वाला जो भी है, तो उसमें वो क्वेश्चन था कि मैमल्स में क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, तो 12 क्रेनियल नर्व्स। तो वो एकदम जैसे ही देखा मैंने कहा ये तो इस लेवल तक पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन आने लगे हैं। वो बहुत डीप में से क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, मतलब जनरली अवॉइड करते हैं बायो वाले पढ़ाना। लोगों को लगता है कि जो ग्रेजुएशन कर रहा है या जो बायो पढ़ता है वो उसी को पता होना चाहिए, लेकिन MPPSC वाले को पता ही नहीं कि कौन सा ऊपर का क्वेश्चन है कौन सा अंदर का तो उसको जो मिलता है वो पूछ लेता है। तो अब जब अनजान लोगों से जब आप परीक्षा लेने का काम करते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, वहाँ आपको कठिन वाला भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए UPSC की तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि UPSC वाले से तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो डीप में पूछेगा, MPPSC वाला कुछ भी पूछ लेगा, उसको पता ही नहीं है ना, उसको लगेगा ये सरल ही होगा, उसको यही नहीं पता है कि ये डीप में है, ठीक है। तो वो है एमनियोट्स और एनेमनियोट्स। क्वेश्चन है एमनियोट्स और एनेमनियोट्स। तो एनेमनियोट्स जो होते हैं फिशेज और एम्फीबियंस जो होते हैं एनेमनियोट्स कहलाते हैं। उनमें एमनियन नहीं होती क्योंकि उनके अंडे पानी में दिए जाते हैं। पानी में दिए जाते हैं तो अंडों को सूखने से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि वो अंडे सूखते ही नहीं है, क्योंकि धूप में नहीं होते। रेप्टाइल का हमने अभी आपको बताया कि रेप्टाइल्स अंडे देने के लिए कहाँ आते हैं, जमीन पे आते हैं।
और चूंकि ज़मीन पे आते हैं तो अंडे धूप में रहेंगे कई बार, तो वो सूख जाएंगे, तो अंदर से तो फिर जीव मर जाएगा। तो उस सूखने से बचाने के लिए, डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर एमनियन होता है, एमनियन होता है। और जितने भी एमनियोट्स हैं उनके अंदर क्रेनियल नर्व्स 12 होती है। अब आया सुनो, यानी कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स में क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12। और एनेमनियोट्स जो होते हैं उनमें 10 होती है। एनेमनियोट्स में क्रेनियल नर्व्स 10 होती है। तो फिश और एम्फीबियंस में क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? 10। बट रेप्टाइल, बर्ड्स और मेमल्स में क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? हालांकि इसका एमनियन से रिलेशन नहीं है, लेकिन एमनियोट्स में होती हैं। तो एमनियोट्स किसको कहते हैं? अब कभी एमनियोट्स का आएगा तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मेमल्स तीनों में एमनियन होती है। मेमल्स में तो बच्चा होता है और जेस्टेशन पीरियड होता है, तो जो गर्भाशय होता है उसी में विकास होता है, लेकिन उसमें भी एमनियन होता है। इसलिए तो एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं उसको, जिसमें बच्चा तैरता रहता है। वो भी प्रोटेक्शन है। तभी तो अगर उसकी मदर को अगर कोई शॉक भी लग रहे हैं बाहरी, तो उसको चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। आगे समझना। और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में अंडे बाहर पड़े रहेंगे, पेड़ के ऊपर घोंसले में धूप में पड़े रहते हैं, तो वो सूखते नहीं है क्योंकि अंदर एमनियन है। आगे समझ में? हाँ, तो एमनियोटा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। देखो, बायो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जनरल साइंस, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग साइंस के बारे में, वो आपसे अपेक्षा की गई कि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। आपकी परीक्षा में लिखा हुआ है कि जनरल साइंस मतलब कि आखिर अंडे जमीन पे दिए जा रहे हैं, तो ये सुविधा उसको क्यों नहीं दी, फ्रॉग को? क्योंकि वो तो पानी में अंडे दे रहा है, तो सूखने का सवाल ही नहीं उठता। पानी में तो वो तैरेगा और उसके बाद उसमें छोटा सा टेडपोल निकल करके उछल करके बाहर आ जाएगा उसके अंडे में से, और वो तैरने लग जाएगा और फिर लीव्स खाने लग जाएगा। तो टेडपोल शाकाहारी होता है। फ्रॉग का टेडपोल कैसा होता है? शाकाहारी होता है। लेकिन जब वो फुदक करके जमीन पे आना सीख जाता है तो कीड़े मकोड़े खाने लग जाता है, तो वो इंसेक्टिवोरस हो जाता है। बाद में वो घास नहीं खाता, पहले एल्गी वगैरह खाता रहता है। आ गया समझ में? तो वहाँ ज़रूरत नहीं है। मछली में भी अंडे पानी में देंगे, उसी में से मछली का शिशु बाहर आ जाएगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, तो उसका सूखने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वो एमनियन नहीं है उनमें। बट एमनियोट्स में बहुत सारी सुविधा है। जो एमनियोटिक है उनके अंदर बहुत सारी सुविधा है। उनमें से क्रेनियल नर्व्स भी एक फैसिलिटेशन है। 12 क्रेनियल नर्व्स। आ गया समझ? बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस बार मैं डीप में ले गया। पुरानी मेरी क्लासेस में मैं इतना डीप में नहीं लेके गया। मुझे लग रहा था कि इतना डीप में, मैं इससे भी ज़्यादा डीप में और पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा छाट के बता रहा हूँ। इस साल अगर MPPSC ने मजबूर किया तो अगले साल और डीप में ले जाएंगे। फिर आप कहोगे तो बहुत ज़्यादा बेकार बात बता रहे हो, मतलब ऐसा थोड़ी पूछता है और इतना क्यों डरा रहे हो बायोलॉजी के नाम पे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूछ लेता है। पूछ लेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग कर पाओ, जवाब दे पाओ। UPSC तो खैर कुछ भी पूछ सकता है, उसको छूट है। वो तो बिल्कुल दया नहीं करता कि बच्चे को आएगा कि नहीं, वो तो बिंदास पूछता है, चाहे आपको पल्ले ही ना पड़े, हवा ही ना लगे कि ये क्या पूछा जा रहा है। वो तो पूछ लेता है, रूडली पूछता है, मतलब बिल्कुल दया नहीं करता। दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं, बहुत ही बेकार, बहुत मतलब यूँ कहेंगे बहुत दुष्ट है। ठीक है, मतलब थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या स्तर रखें पढ़ने का, परीक्षा का। लेकिन ठीक है, उसके सामने चुनौतियाँ भी वही होती है। तभी तो SDM जो है वो कलेक्टर के भरोसे, जो उसी के बल पे गाड़ी लेके इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर चमकाता फिरता है। कुछ भी कलेक्टर नहीं कर सकता ना वो सारा काम, क्योंकि वो तो उसके बिहाफ पे कूदता फिरता है। कलेक्टर तो खुद जिम्मेदार है। गलती करके वो आएगा, सस्पेंड कलेक्टर हो जाएगा। पेरेंट्स की तरह होता है, वो ऐसे ही बोलता है, सक्सेना तुम इधर आओ, तुम क्या कर रहे थे वहाँ, जबकि वो 55 साल का और वो 25 साल का। अकल नहीं है तुमको? हाँ, पागल हो गया तुम? और दूसरों को तो चमकाता फिरता, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, धूप में ही किया तुमने। वाकई में धूप में ही किया। तो ऐसे वो उसको हड़काता फिरता है। तो ये पेरेंट्स वाला जो भाव आता है ना उसके अंदर, तो वो कहाँ से आ जाता है? और उसको तो सारी समझ है, आगा पीछा दुनियादारी, ये वो सब कुछ पता है उसको, और वो अकाउंटेबल भी है।
जिम्मेदार भी है। और सीएम का फोन आया चाहे पीएम का, जवाब तो वही देता है, उसको तो दूर दूर तक उसको कोई फटक नहीं देता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जिम्मेदार पद के लिए पढ़ाई भी जिम्मेदारी वाली होती है, सॉलिड होती है, इसलिए आपको इतना डेप्थ में हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। और एमपीपीएससी में अगर आप अच्छी क्वालिटी का आंसर लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भगाएगा। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सर ये अच्छा वाला आप पढ़ा रहे हो, अगर हमको तो एमपीपीएससी देना है, तो भैया लिखो ना, उसमें लिखो, अच्छे नंबर आएंगे। यूपीएससी में एमपीपीएससी के स्तर का लिखोगे तो नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन एमपीपीएससी में अगर यूपीएससी का स्तर का लिखोगे तो नंबर बढ़ेंगे। ये किसने कह दिया कि कम हो जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप 500 रुपए में कोई इलेक्ट्रिक सामान लेने गए, इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसने कहा इसके 3 साल की गारंटी है और ये बहुत मजबूत है, और एक सामान 1000 रुपए में मिल रहा है लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। तो 3 साल की गारंटी वाला और मजबूत सामान जब वो बता रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? आप खरीदोगे ना उसको, कि ये कह दोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसको हम नहीं लेंगे, हमको इतने मजबूत की ज़रूरत नहीं है, हमको तो 1 ही साल काम चलाना है, फिर तो हम भोपाल छोड़ देंगे। आप कोई फैन की तारीफ करेगी, ये फैन 5 साल तक आपकी गारंटी, अगर खराब हुआ तो हम ठीक करेंगे, तो आप उसको लोगे ना 5 साल वाले को। मजदूर करने जाओगे, एक जवान आदमी है 25 साल का है, हट्टा कट्टा आदमी है, एक 55 साल का है, खांस रहा है, तो आप किसे मजदूर करना चाहोगे? 25 साल, ताकि अच्छे से काम करे, शाम तक काम करे और एकदम थकान की बात ना करे। 55 साल वाला बीमार सा हो सकता है आपको सेवा करनी पड़ जाए उसकी घर ले जाके। हमारे पिताजी पकड़ लाए थे एक मजदूर एक बार, तो बोले यार ये थोड़ा सा कमज़ोर है। मैंने कहा कमज़ोर है तो क्या करना है? तो वो बोले कि इसको चाय पिलानी पड़ेगी सबसे पहले, सुबह सुबह चाय बनाई, फिर थोड़ी देर बाद बोले इसको कुछ नाश्ता कराना पड़ेगा, नाश्ता करा, फिर बोले नहीं इसको खाना खिला देते हैं। तो पूरा दिन घर वाले उसकी सेवा कर रहे थे। हमने कहा मजदूर पकड़ के लाए मतलब घर वाले जो है सब उसकी सेवा करेंगे। तो एमपीपीएससी में ये किसने कह दिया है कि एकदम हल्की क्वालिटी वाला आदमी की जरूरत पड़ती है, जिसको थोड़ा बहुत ही आता है, ऊपर ऊपर का नॉलेज है, और जो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानता उसको एमपीपीएससी बहुत पसंद करता है। मेंस में जो बिल्कुल ही हल्की क्वालिटी का आंसर लिखेगा उसको बहुत पसंद करेंगे। तभी तो आप देखते हो दिल्ली में सारी तैयारी करने वाले लोग एमपीपीएससी में आईएएस डिप्टी कलेक्टर की सारी पोस्ट ले जाते हैं। जो एमपीपीएससी को पकड़ के बैठा है वो नायब तहसीलदार बनता है, वो यहीं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और ये नीचे की 4-5 पोस्ट पे अटक जाता है बस। और जो डिप्टी शुरू की 100 पोस्ट कौन ले जाता है? वो जो दिल्ली से आते हैं, एमपी में कभी रहे नहीं, यहाँ के थे तो भी दिल्ली में बैठे बैठे आईएएस की तैयारी कर रहे थे, सीधे आते हैं 15-20 दिन में छोटा मोटा यहाँ का एमपी का रट्टा मारा, 15 दिन का काम है। ये 4-5 तो नदियाँ हैं, 4-5 तरह के जंगल हैं, वो पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं 8-10 तरह की, खनिज हैं वो 15 तरह के। मुश्किल से मुझे लगता है 24 घंटे का काम है। 24 घंटे में वो खा पी के पचा जाते हैं। स्पीड होती है ना, क्योंकि कोई एमबीबीएस है, कोई एमटेक है, और उन्होंने वो सब फॉरेन ऑथर की बुक्स लेके रटा है ना, तो घंटों दिमाग लगाया है उसमें, और उनकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बच्चा तैयारी है। यहाँ वाला साल भर करता रहता है और वो फिर अपनी स्टाइल में, यूपीएससी स्टाइल में उसको लिख के यहाँ वाले इंप्रेस हो जाते हैं, उसकी राइटिंग को देख के, स्टाइल को देख के उसी को सारे नंबर दे देते हैं, वही बन जाता है। फिर वो एमपीपीएससी वाले कहाँ गए जो हल्की फुल्की तैयारी कर रहे थे, मार्केट से गुटके उठा के ला रहे थे 200-300 रुपये में, वो कहाँ चले गए? वो है ही नहीं, टॉपर में कहीं नहीं है, कहीं नामो निशान ही नहीं है उनका, कहीं सब हवा में ऐसे उड़ जाते हैं, परखच्चे उड़ जाते हैं उनके। वो फिर नीचे वाली पोस्ट पे लटकते लटकते कुछ 1-1, 2-2 नीचे के पोस्ट मिलती हैं कुछ एक, वो भी यहाँ के सबसे बढ़िया क्रीम को, जो बहुत ही वर्सेटाइल है और बहुत ही ज़बरदस्त है, उसको जाके मिलती है। आया समझ में? तो ये किसने कह दिया कि हमको क्वालिटी घटिया रखना है? पता नहीं क्या, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं ना, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और वही कि गुस्साया है कोई और मानने को तैयार नहीं वैसा, ठीक है। मन को बहलाने वाले जो लोग हैं वो कभी नहीं बन पाते, ध्यान रखिए, कमजोरी रख के कभी नहीं बन पाए। हमेशा बेस्ट को पसंद किया जाता है, मजबूत आदमी को पसंद किया जाता है।
अच्छी क्वालिटी के लिखने वाले को पसंद किया जाता है, डेप्थ में लिखने वाले को पसंद किया जाता है, एनालिटिकल लिखने वाले को पसंद किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स देने वाले को पसंद किया जाएगा, ज़्यादा एग्जाम्पल देने वाले को पसंद किया जाएगा। एक कॉपी चेक करने वाला हमेशा ऐसे व्यक्ति से इंप्रेस रहता है जो वो खुद नहीं कर सकता था, वो उसने किया, जो उसके बस की बात नहीं थी। ऐसी बातें जब वो लिखता है तो उसको लगता है कि ये वाला आंसर लिखा जा रहा है, मतलब ये वाला डायग्राम तो मैं बना नहीं सकता, इसने तो एग्जैक्ट वही बनाया जैसा किताब में मैं देख के आया हूँ, और मैं तो उसके सामने तो मॉडल आंसर भी रखा हुआ है, तो मॉडल आंसर से बिल्कुल मैच करता हुआ उसी की क्वालिटी का, बल्कि उससे भी अच्छी क्वालिटी का। वहाँ 5 उदाहरण लिखने की बोली, उसने 10 चिपका दिए। उसको लगता कमाल है यार, लोग 3 नहीं लिख पा रहे हैं, 2 नहीं लिख पा रहे, ये 10 दे रहा है, और मॉडल आंसर में 5 लिखे हुए हैं, तो मतलब बहुत ही हार्ड वर्कर है। तो ऐसे लोगों से वो इंप्रेस होकर के मार्क्स देते हैं। तो आपको एग्जामिनर को मजबूर करना है मार्क्स देने के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। 100 लिखना ऐसे ऐसे मतलब ठीक ठीक है। कई लोग आते हैं, सर मैं ठीक ठीक लिख रहा हूँ, ठीक ठीक लिखने वाले सेलेक्ट नहीं होते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखने वाले सेलेक्ट होते हैं। जो सब कर रहे हैं उससे बेहतर, बल्कि जो बेहतर कर रहे हैं उनसे भी बेहतर, वैसा लिखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई भी भगाएगा और ऐसे आदमी को बाहर कर देगा कि ये तो बहुत ही बढ़िया लिखता है, ऐसे आदमी की क्या जरूरत है यहाँ पे, ये तो MPPSC है। मुझे नहीं लगता ये करेगा। तो ये जो सोच फैला रखी है, ये सब उन लोगों ने फैला रखी जो अच्छा लिखवाना जानते नहीं है, और उनको पता है कि ये स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा है कि हम कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए वो बच्चों को भी वहीं तक सोचना सिखाते हैं। और स्टैंडर्ड भी वो बोलते नहीं, यहाँ का तो घटिया स्टैंडर्ड है ना, इतना ही स्टैंडर्ड रखना है आपको। वो तो UPSC का, वहाँ से तो UPSC का शुरू हो जाएगा। कमाल है, UPSC का कैसे शुरू हो जाएगा? ऐसे कैसे शुरू हो जाएगा? क्या आसाम के जंगलों के बारे में मध्य प्रदेश में नहीं पूछते? नॉर्थ ईस्ट के जंगलों के बारे में पूछते हैं ना। तो फिर ये किसने कह दिया कि इंडियन ज्योग्राफी मत पढ़ो, केवल मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ो? मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के 5-6 क्वेश्चन होंगे, तो वो तो मैं पहले ही बता देता हूँ, आउट ही कर देता हूँ पेपर, अभी बता देता हूँ। वो कोयला क्षेत्र पूछता है, ये पूछता है, फिक्स है ना वो तो पेपर आउट हुआ समझो, तो कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बाकी तो सब वही करोगे ना जो UPSC वाला करते हैं, वही करना पड़ेगा। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। थोड़ा सा मुझे लगता है जिन लोगों के मन में डायलेमा चलता रहता है वो समझ लें, अच्छी क्वालिटी में लिखोगे अच्छे मार्क्स आएंगे, और जितना डेप्थ में लिखोगे अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चाहे MPPSC हो चाहे UPSC हो, परीक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, वो ओपन है। वो आपको क्वेश्चन दिया गया, आंसर का स्टैंडर्ड नहीं दिया गया, ये सैंपल नहीं दिया गया कि पहले प्रश्न का उत्तर तो हम लिख देते हैं, इसी स्तर के उत्तर आप आगे के दें। ऐसा थोड़ी पेपर में लिखा हुआ है, बल्कि उसमें नीचे निर्देश होते हैं। आंसर राइट पूरा जो नीचे होता है उसमें नीचे काफ़ी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर इन्होंने फ्लो चार्ट भी बनाया है, इसने डायग्राम भी दिया है, इन्होंने 10 उदाहरण दिए हैं, तो इनको पूरे मार्क्स दिए जाएं या अच्छे मार्क्स दिए जाएं। अच्छे मार्क्स कैसे हासिल करेगा, उसके निर्देश होते हैं। जनजातियों का वर्णन अगर वो बोले, इन्होंने नॉर्थ से लेकर के बिल्कुल साउथ तक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक सीक्वेंस में यदि जनजातियों की लिस्ट दी है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जनजातियाँ, फिर उत्तराखंड की जनजातियाँ, फिर लास्ट में जाके अंडमान निकोबार और केरल की जनजातियाँ एकदम आखिरी में, तो उसको ज़्यादा मार्क्स दें। इस टाइप से भी स्पष्ट निर्देश होते हैं। तो भारत की जनजातियों के बारे में लिखो, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ तो भी लिख दो, कहीं से भी लिख दो। उसमें एक निर्देश होते हैं कि कोई उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उसको ज़्यादा मार्क्स दो। और एक से ज़्यादा जनजाति प्रदेश की लिखी हो, एक प्रदेश की 3-3 या 4-4 जनजातियों के उदाहरण लिखे हो। ऐसा नहीं हो कि एक प्रदेश की एक जनजाति लिखी हो, और फिर वो कैसे लिखनी है वो लिख के बताया हुआ होता है, छपा हुआ होता है, सामने रखा होता है। तब फिर 10 में से कितने नंबर और वो सब आदमी डिसाइड करता है। आ रहा है समझ? मुझे लगता है कि एक आंसर राइटिंग से संबंधित कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसलिए क्वालिटी बेस्ट वाली दीजिए, अच्छी क्वालिटी में आंसर तैयार कीजिए। क्वालिटी घटिया रखने की कोशिश मत करिए। कर सकते हो तो कर ही दीजिए, घटिया हो जाती है तो फिर बात अलग है।
लेकिन अपनी तरफ से घटिया रखने की कोशिश नहीं करना। कई लोग करते हैं, ठीक है, हमारे घर में ही मौजूद हैं कुछ लोग, तो वो हम उनको समझाते हैं तो बोलते हैं नहीं ये तो आपका यूपीएससी वाला मतलब वहाँ। मैंने कहा मेरा यूपीएससी हो गया तुम्हारा एमपीपीएससी, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता ना। वो तो आंसर तो वैसे ही देना पड़ेगा। तो वही बात नहीं मानते। तो हमको पता है कि ये प्रॉब्लम पूरे मध्य प्रदेश की प्रॉब्लम है, वो एक एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम मध्य प्रदेश की है। तभी तो हमारे पास आते हैं, बोले आप एमपीपीएससी का पढ़ाओगे, यूपीएससी का पढ़ाओगे, आप इसका करोगे कि उसका करोगे। हमने कहा क्या है आप, मतलब दिन भर मैंने बताया ना इंटरव्यू देते रहते हैं, प्री का पढ़ाओगे कि मेंस का पढ़ाओगे, ये 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, एमपीपीएससी पढ़ाओगे या यूपीएससी पढ़ाओगे। अरे हमने कहा सिविल सर्विसेज का पढ़ाएंगे, आपको जोरदार आदमी बनाएंगे, इंटरव्यू देने लायक बनाएंगे, लिखने लायक बनाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी है जो कर लेना, उसके बाद जो भी देना है वो दे देना, हम तो ये बना देंगे आपको, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में ये हो गया, स्नेक्स और वो सब कर लिया। चलिए थोड़ा बर्ड्स देख लेते हैं जल्दी से, बर्ड्स का कर देते हैं, मैमल्स नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो बर्ड्स वही जुरासिक के समय में ही सबसे पहला बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स क्योंकि हवा में उड़ने की जो पुराना लेक्चर देख लेना आप हमारा रेप्टाइल्स वाला बायोडाइवर्सिटी का, तो उसमें और अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। मैं यहाँ जल्दी से निपटा देता हूँ, है ना। वो मुझे लगता है पुराने समय में मैंने आधे घंटे तक, पौन घंटे तक केवल बर्ड्स पढ़ाया, बल्कि और ज़्यादा, तो उसमें और ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। अभी मैं हल्का कर देता हूँ उसको। तो बर्ड्स में नियोगनेथी और पेलियोगनेथी। पेलियोगनेथी मतलब पुराने समय का जबड़ा, पेलेट। तो जबड़े का ऊपरी जबड़ा जो होता है पेलेट बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेलियोग्नेथी। एक आर्कियोग्नेथी है जिसमें आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स वो तो विलुप्त हो गया, जुरासिक में मिलता था, उसके बाद गायब हो गया। जुरासिक के बाद में क्रिटेशियस में जो बर्ड्स आए थे उनमें सबसे पहले आए हैं पेलियोग्नेथी, रेटाइटी बोलते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स, जिसमें आता है कीवी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, रिया, ये सब बताए हुए हैं, उस वहाँ जाकर के सुन लीजिएगा। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, रेटाइटी कहलाते हैं, क्योंकि उस समय डायनासोर्स थे तो वो उड़ने लगे और बाद में डायनासोर्स जल्दी गायब हो गए तो फ्लाइट कैंसिल हो गई उनकी, बस वो ज़मीन पे ही दौड़ने लगे। तो कर्सोरियल एडाप्टेशन हो गया, दौड़ने वाला। तो ये सब ज़मीन पे दौड़ते हैं, इसलिए ऑस्ट्रिच को देखते हो, शुतुरमुर्ग को तेज़ी से दौड़ता है, पेंगुइन भी चलते हैं, कीवी भी दौड़ते हैं, ठीक है। तो ये ज़मीन पे दौड़ने वाले हो गए, बट स्पीड ज़्यादा है दौड़ने की। दौड़ने की स्पीड इसलिए ज़्यादा रखी क्योंकि उड़ने का सिस्टम तो ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगर एनिमी आएगा तो बचेंगे कैसे, तो इसलिए उनको तेज़ी से दौड़ाते हैं। दूसरे जो बर्ड्स हैं वो दौड़ नहीं पाते, इसलिए वो थोड़ा सा चलते हैं और एकदम उड़ जाते हैं, चल करके उड़ जाते हैं, दौड़ने की सुविधा नहीं होती उनमें, ठीक है। तो वो जो बर्ड्स हैं वो हैं नियोगनेथी, जो उड़ने लग जाते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स, वो हैं नियोगनेथी। पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, ये 2 मसल्स होती हैं उनमें, फ्लाइट मसल्स, फ्लाइट मसल्स। और बर्ड्स की विशेषताएं हैं कि उनमें बीक होती है, दांत नहीं होते, एयर सेक्स होते हैं, सांस लेने के लिए वायुकोश होते हैं, ब्रूड पाउच होता है, वो पाउच होता है खाने वाला, जिसमें खाना वो जमा करके रखते हैं। क्रॉप मिल्क, जनरली जो कबूतर होता है पीजन, तो पीजन में क्रॉप मिल्क तैयार होता है, पाउच, एक क्रॉप होता है उसमें पाउच होता है। तो वो दाने जो है, इसलिए आप देखोगे कि पक्षी जो है वो बहुत सारे दाने चुग रहा होता है, तो कबूतर को दाना डालते हैं तो वो बहुत देर तक खाता रहता है और उसको अपने गिजार्ड में ले जाके पीस लेता है और पाउच में मिल्क भर देता है, फिर वो अपने बच्चों को मिल्क पिलाता है, उन दानों को क्रश किया हुआ है। तो वो इकट्ठा भोजन जो है वो इकट्ठा कर लेता है, फिर उसमें से निकाल करके उसको पीस पीस के और बच्चों को पिलाता रहता है, उसको बोलते हैं क्रॉप मिल्क, ठीक है। अंडा देने वाले हैं, ओविपेरस होते हैं। 4 चेम्बर्ड हार्ट है, कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट, वेल डेवलप्ड 4 चेम्बर्ड हार्ट। किसी भी बर्ड को मारते हैं तो लाल रंग का खून निकलता है, मीन्स हीमोग्लोबिन। क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एंडोस्केलेटन में बहुत चेंज है, 3 तरह के चेंज आए हैं देखो बर्ड्स में।
वो उसमें बताया मैंने लेक्चर में, वहाँ आपको मिलेगा। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, एनाटॉमिकल चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इसको बोलते हैं फ्लाइट एडाप्टेशन, उड्डयन अनुकूलन, फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड्स, एवीज बोलते हैं, AVES, बर्ड्स को बायोलॉजी के लैंग्वेज में, टर्मिनोलॉजी में एवीज कहा जाता है, एव्स या एवीज। तो फ्लाइट एडाप्टेशन 3 तरह का है, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, एनाटॉमिकल एडाप्टेशन एंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से दिखने वाला, तो टेट्रापोड है, बर्ड्स तो टेट्रापोड है लेकिन 4 पैर तो होते नहीं, तो अगले जो 2 पैर हैं वो मॉडिफाइड हो गए विंग्स में, पंखों में रूपांतरित हो गए। अगले 2 पैर किस में बदल गए? पंखों में। तो पीछे के 2 पैर आपको दिखते हैं जो पर्चिंग का काम करते हैं, पेड़ों पे सोने वगैरह का काम करते हैं, चलने के लिए काम में आते हैं। आगे के 2 पैर जो हैं वो पंख बदल गए हैं, चोंच है तो माउथ मॉडिफाइड इनटू बीक, दांत नहीं होते, वेट लॉस करने के लिए, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो जैसे एरोप्लेन जैसा दिखता है वैसी बॉडी होती है, आगे से तीखी, उड़ने के लिए। टेल होती है जो बैलेंसिंग करती है, तो आप प्लेन में भी एक टेल देखते हैं, एरोप्लेन में भी, आज तो क्रैश ही कर गया, ठीक है, तो वो टेल देखते हैं। तो ये सब चीजें मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। कान नहीं है, ठीक है, कान तो खैर रेप्टाइल्स में भी नहीं थे, लेकिन ये। अब एनाटॉमिकल एडाप्टेशन, यानी शरीर की आंतरिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आया। तो शरीर के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन आया, एंडोस्केलेटन न्यूमेटिक बोन्स होती है, बोन्स आर न्यूमेटिक, न्यूमेटिक मीन्स हवा भरी होती है, वातिल, हिंदी में वातिल बोलते हैं। तो न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है कि बोन्स होलो होती है, खाली होती है, और उनके अंदर खाली जगहों में हवा भरी होती है, एयर। तो न्यूमेटिक बोन्स, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। ठीक है, एनाटॉमी में सबसे बड़ा चेंज यही है। फिर आया फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में सबसे बड़ा चेंज है कि ओवरी एक होती है, उसको एनाटॉमी में भी लिख सकते हैं। इसमें अंडाशय एक ही होता है, एक से काम चल जाता है, डाइजेशन होकर के तुरंत एक्सक्रीशन हो जाता है। तो रेक्टम गायब कर दिया उन्होंने, क्योंकि हवा में उड़ने के लिए वजन कम करना है। तो अगर मलाशय बना देंगे और उसमें मल भरा रहेगा तो वजन बढ़ जाएगा। तो जैसे ही एक्सक्रीटा तैयार होता है, मल तैयार होता है, तुरंत जो है वो निष्कासित हो जाता है। यूरिन तैयार होता है, तुरंत निष्कासित कर देते हैं। तो कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखते। तो यूरेटर, रेक्टम, मलाशय, मूत्राशय, ये सब गायब कर दिए, ठीक है। और एक ही ओवरी रखी है, क्योंकि एक ओवरी से काम चल जाता है। तो जहाँ जहाँ 2-2 ऑर्गन होते हैं तो सिंगल बना दिए, तो वजन कम कर लिया उसका। हड्डियाँ हल्की फुल्की कर ली, खोखली कर दी, ठीक है। तो जो मुर्गा मुर्गी खाते हैं उनको मालूम है हड्डी बहुत हल्की होती है जो नहीं खाते हैं, उन्होंने हाथ में नहीं ली होगी तो उनको नहीं पता। अब हमको इसलिए पता है क्योंकि हम परीक्षा में करवाते थे, जूलॉजी के प्रोफेसर थे, तो बोन्स रखते थे, तो हमने उठाई है हाथ में, बच्चों को दिखाई है पढ़ाने के लिए। उठाने नहीं तो खाई तो हमने भी नहीं है ठीक है। मुर्गी खाने वाले जो है जानते हैं, मेमल्स खाने वाले, ऐसे बकरी खाने वाले की हड्डी भारी होती है। बकरी की हड्डी बहुत भारी, अंदर से ठोस होती है ना। तो उसकी जो बोन मेरो है वो बहुत मजबूत होती है, अंदर से होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसके क्लासिफिकेशन में जो आपने, वो क्लासिफिकेशन तो मैंने बताई दिया, नियोगनेथी, प्लेलियोगनेथी, ठीक है। तो जाकर के आज पढ़िए, बर्ड्स के एग्जाम्पल पढ़िए। इसके अलावा और कुछ चीज़ें, जैसे कि बर्ड्स में मैटिंग बिहेवियर, मैटिंग होता है, कोर्टशिप बिहेवियर होता है। कोर्टशिप जो सगाई से लेकर शादी के बीच में जो फ़ोन कॉल होते हैं और वो जो करते हैं ना व्हाट्सएप चैट वगैरह, वो उसको बोलते हैं कोर्टशिप। तो इसका मतलब शादी करने से पहले बर्ड्स में पहले कोर्टशिप होती है, पहचानते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बाद में साथ में रहना शुरू करते हैं, ठीक है। मोनोगेमस होते हैं बर्ड्स, मोनोगेमस होते हैं, एक पत्नी विवाह होता है, एक ही से विवाह करते हैं जिंदगी में, मोनोगेमस बर्ड्स।
वेस्टर्न मार्क ने सोशियोलॉजी में पढ़ोगे तो मनुष्यों में बर्ड से ही सीखा गया है सबसे पहले मोनोगेमी, नहीं तो पोलीगेमी हुआ करती थी ह्यूमन सोसाइटी में भी, बट वो वहीं से आया है। कहाँ से? बर्ड्स से। तो ये पढ़िएगा, बर्ड्स में मोनोगेमी, बर्ड्स में मेटिंग बिहेवियर, बर्ड्स में कोर्टशिप, बर्ड्स में पर्चिंग मैकेनिज्म। पर्चिंग मैकेनिज्म, पेड़ों पर बैठ करके रात भर कैसे सो लेते हैं, गिरते नहीं, तो अपने पंजों को ऑर्डर करते हैं कि इसको जकड़ लो, टहनी को, तार पे बैठे रहते हैं और सो लेते हैं। तार पे हम लोगों को लटका, हम बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते हैं। वो अपने पंजों को ऑर्डर देते हैं कि इसको जकड़ लो, फिर वो ऑर्डर के बाद ही खुलते हैं। जैसे कार का लॉक बटन दबाने के बाद खुलता है, वैसे जब वो ऑर्डर देते हैं तभी खुलता है। उसको बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म। पर्चिंग, ये सारे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में घूम फिर के। पेरेंटल केयर बहुत अच्छा होता है बर्ड्स में। बया का घोंसला मैंने बताया भी था। मेल हमेशा अच्छा नेस्ट बिल्डिंग करते हैं। नीडोलॉजी, पक्षियों के घोंसलों की स्टडी कहलाती है नीडोलॉजी। घोंसलों की स्टडी ऑफ नेस्ट। नेस्ट बहुत सुंदर सुंदर नेस्ट बनाते हैं बर्ड्स। बया का घोंसला काफी सुंदर होता है, मंकी कैप जैसा होता है, देखा ना आपने कभी, है ना? जंगल, हाँ, लटका रहता है उल्टा सा, उसमें झूला भी होता है, चेम्बर्स होते हैं। और मेल को बनाना होता है, फीमेल अंडा दे के उड़ जाती है, तो रेयरिंग भी वही करते हैं। बच्चों को पालना, बच्चों को खाना खिलाना, घोंसला बनाना, ये सब काम मेल का होता है। फीमेल केवल घोंसला पसंद करती है, सबसे बेस्ट घोंसले को सिलेक्ट करती है, नेस्ट को, उसी के साथ शादी करती है, उसी के साथ अंडे देती है और फिर उड़ जाती है अंडे दे करके। बाकी का काम मेल का। बया बहुत सारे पक्षियों में होता है, बर्ड्स में यही कहानी है, ठीक है? घर घर की कहानी है तो उल्टा है, ह्यूमन में दूसरा है, वहाँ की घर घर की कहानी वही है, ह्यूमन में तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें भी, बर्ड्स में तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें फिर कभी डिस्कस करेंगे। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की